अकाउंट्स को की डिटेल जो है वो दी गई। पैसा मेन अकाउंट में आया पीटीआई के, वो पैसा डिक्लेयर हो गया कि ये पैसा जो है वो मेन अकाउंट्स में आया है। जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती है वो पैसे अकाउंटों में नहीं लेके जाते, वो ऐसे लेके जाते हैं जैसे नवाज शरीफ साहब ने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए थे। वो ऐसे पैसे लेते हैं जैसे अमेरिका से जरदारी साहब जो हैं उन्होंने पैसे लिए थे, वो बैगों में जाते हैं। फिर आपको अयान अली चाहिए होती है लॉन्ड्रिंग करने के लिए। क्या आप देखें कि जिस लॉन्ड्रिंग के नतीजे में, जिसको ये लॉन्ड्रिंग कह रहे हैं, शौकत खानम बन जाए, नमल बन जाए, वो लॉन्ड्रिंग तो बड़ी पाकिस्तान के लिए बुरी है, और जिस लॉन्ड्रिंग के नतीजे में एवन फील्ड बन जाए वो सही है। हम तो सिर्फ ये करेंगे कि जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर डिक्लेयर्ड पैसा है और वो पैसा बैंकिंग ट्रांजैक्शन से आया है वो लीगल है। जो साहब हैं फजलुर रहमान साहब, उन्होंने तो फरमाया कि हम तो दे ही नहीं सकते यहाँ पे हिसाब किताब, हमारी पार्टी तो गैबी इमदाद पे चलती है, बैन होती है तो वो जमीयत उलमा इस्लाम है, क्योंकि ये बैरून मुल्क हुकूमत से पैसे लेके पार्टी चला रहे थे। पीपल्स पार्टी और PMLN के ऑडिटेड अकाउंट्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की इसी स्क्रूटनी कमेटी में, वो भी 2018 से पेंडिंग। अब वक्त है कि उसका फैसला किया जाए। इस फैसले में इमरान खान और तरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाना जो है वो आपके बस में नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आमिर इलियास राना साहब, मोहम्मद इलियास साहब, फैसल हुसैन साहब और हाफिज़ ताहिर महमूद अशरी साहब आज के पैनल का हिस्सा होंगे। नाज़रीन, बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों के बाद ताहाल मामूलात ज़िंदगी बहाल नहीं हुए। 26 अजला में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। खुराक और अद्वियात की किल्लत है। मुसल्लह अफवाज और गवर्नमेंट की जानिब से इमदाद तो पहुँचाई जा रही है, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ है नाज़रीन कि इस मुश्किल वक्त में आगे बढ़ें, जितना मुमकिन हो सके अपने हम वतनों की मदद करें। आगे बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद और PTI आमने सामने हैं। PDM ने PTI के खिलाफ सियासी और कानूनी महाज पर सख्त फैसले लेने पर इत्तेफाक कर लिया है। इमरान खान की नाअहली और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया है। सदर मुमलिकत से इस्तीफे का मुतालबा भी किया जा रहा है। PTI की मरकजी और सूबाई ओहदेदारों की गिरफ्तारियों का भी प्लान तैयार हो चुका है, जबकि क़यादत के नाम ECL में डालने का फैसला किया गया है। नाज़रीन, PTI ने इलेक्शन कमीशन के फैसले में संगीन गलतियों की निशानदही कर दी है और अदालत में चैलेंज करने जा रही है, जबकि कल कारकुनों को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल होगा। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल ये है, आपके ख्याल में ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के बाद अब जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, ये जो हुक्मरान इत्तेहाद की इमरान खान और PTI के खिलाफ सख्त इकदाम की तैयारी उनकी बातों से, उनके बयानात से लग रहा है, आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट नाअहल करवा सकेगी इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी कोई पाबंदी लगने जा रही है? देखें, अब तक आज के दिन में हुक्मरान इत्तेहाद ने 11 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और कल का हिसाब किताब अयाज खान साहब ने दे दिया था। आज की हुक्मरान इत्तेहाद की मैंने बता दिया, पोजीशन की हुई हैं, होती रहेंगी, चलती रहेंगी, इसी तरह हुक्मरानों की चलती रहेंगी। तो ये एक 2-3 दिन से एक फ़िज़ा बनी हुई है और जाहिर है कि वो हमारे फैसल भाई को तो फ़िज़ा ये इस तरह की अच्छी नहीं लगती। इनको तो सिर्फ वो अच्छा लगता है जो कराची में जब कचरा कुंडी की खबरें आएँ, उसके अलावा तो ये बात पाकिस्तान लेवल की करते नहीं हैं। तो ये जो काम चल रहा है बहुत मज़े से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो रही हैं, धमकियाँ तड़ियाँ लगाई जा रही हैं और अभी आपने फवाद चौधरी साहब का सुनाया कि इनके बस की बात नहीं है। ज़ाहिर है जिसके बस की बात है तो कोई तो वो कस कर रहा है, बंदोबस्त कस रहा है इनके, और नट बोल्ट टाइट हो रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसें एक दूसरे के ख़िलाफ़ उरूज पे जारी हैं। अच्छा है, मज़ा है, एंजॉयमेंट है, सियासत है, सहाफ़त है, यही है। और वो जो उन्होंने कहा कि जी JUI को बैन होना चाहिए, तो मेरा सवाल होगा, 3.25 साल आप सोए हुए थे, आपको नहीं पता था कि वो क्या कहाँ से पैसे लेके आए हैं? और ये जो आज आप सब कुछ कर रहे हैं 3.25 साल में, आपको ये काम कर लेना चाहिए था कि आप एक सिस्टम के तहत चलते, इस मुल्क को भी चलाते और एहतसाब को भी चलाते, तो सारा कुछ चल जाता। अब गवर्नमेंट के दावे हैं, वो काबीना में कल ले आएँ, काबीना से रेफरेंस अप्रूव करा लें। कितना ग्राउंड होगा या कल हो सकता है एक कमेटी बन जाए उसके ऊपर PTI के लिए कि जी नेक्स्ट उससे कैबिनेट मीटिंग में हम ले आएंगे ताकि ग्राउंड प्रॉपर हो जाए। PTI ने जहाँ खुशी का इजहार किया कि बिल्कुल हमें कुछ परवाह नहीं है इस फैसले की, सुबह से लेके कल से लेके और अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि जुल्म ज़्यादती इलेक्शन कमीशन ने किया है और अब हम अदालतों में जाएंगे। बिल्कुल उनका भी राइट है, गवर्नमेंट की तरह उनका भी राइट है। गवर्नमेंट को ये फ़ायदा हुआ है
कि इलेक्शन कमीशन ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दी है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन इदारे जैसे FIA है वो अपना काम, जो आज बताया गया PDM के इजलास के बाद इंस्ट्रक्शंस हुई हैं, इंटीरियर मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है कि वो अपना काम करेंगे और वो छोड़ेंगे नहीं। ठीक बात है कि जब वो भुगत चुके हैं इतना ज़्यादा एहतसाब, तो ये तो सिर्फ FIA पे तो ज़मानतें भी 2-2 3-3 दिन में पकड़े जाने के बाद हो जाती है। एंटी करप्शन में PTI ने भी जब पंजाब में पकड़ना शुरू किया था तो हर रोज़ ज़मानत PMLN के MNAs MPs की होती थी, वो अब भी हो रही है। जैसे इनके एक पुराने ये टिकट होल्डर थे PMLN के, जो ओरिजिनली PTI से आए थे, उनको पकड़ा, वो जुडिशल चले गए, अब ज़मानत हो जाएगी, कुछ नहीं होने का। लेकिन एक सियासत गर्म है, क्योंकि जो बात हम करते हैं कि जी इस मुल्क के लिए बका के लिए कुछ फैसला करें, वो अभी माहौल शायद इस प्रेशर में आके आगे बन जाए। फिलहाल मुझे सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि हाँ ठीक है, तुमने जो कुछ किया है अब तुम भरने के लिए तैयार हो जाओ और हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, काम उसी तरफ चल रहा है। जी हाफिज ताहिर साहब, जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं कि मुल्क को की बका के लिए फैसले किए जाएं, आपको ऐसे हालात नज़र आ रहे हैं? और ये जो कानूनी महाज पर सख्त फैसले लेने का इत्तेफाक किया गया है PDM का PTI के खिलाफ, ये किस तरफ जा सकते हैं हालात? हाफिज ताहिर साहब। जी फैसल साहब। जज्बाती बातें करना जो है ना वो एक अलग बात है, और सियासत के दाव पेच को समझना एक अलग बात है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून का जो सबसे बड़ा अलमिया है इस वक्त इस्लाम में, उसके इतराफ़ में जो है सारे के सारे जो है वो कसीदा गो, ज़ैनी गुलाम और दौले शाह के चूहे रह गए। अब वही उनको जो है मशवरा दे रहे हैं, उन्हीं के मशवरों पे जो है वो फैसला कर रहे हैं। देखिए इस बात को समझें कि इस पाकिस्तान इस वक्त किसी सियासी इंतशार का जो है ना मुतामिल नहीं हो सकता, और इस वक्त का सियासी इंतशार सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली किसी को नुकसान पहुँचाएगा तो वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को पहुँचाएगा, और ये सियासी इंतशार सबसे ज़्यादा किसी को फ़ायदा पहुँचाएगा तो वो तहरीक इंसाफ को पहुँचाएगा। इस वक्त सियासी इंतशार तहरीक इंसाफ को सूट करता है। यही इमरान खान की पॉलिसी है कि इस वक्त इतना सियासी इंतशार कायम रखो कि हुकूमत की तवज्जो तकसीम हो जाए। अब हमारे आमिर साहब जो है भाई है, हमारे मक्का जबारे भाई हैं, क्या करें ऐसे बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं कि 11 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं। भाई ये कोई फ़ख्र की बात है? ये कोई इस पर कोई मिठाई बांटने वाला काम किया 11 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके कि सारे सुबह से बजरा की लाइन लगी पड़ी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिटेल एक आदमी बता देता ना। आपका जो असल काम है बाहर नहीं आ सकते, उससे बात नहीं समझ आई, उससे आपकी तवज्जो हट रही है, उससे आपकी तवज्जो हट रही है। आप जो है एक ऐसी जंग का हिस्सा बन गए जो आप जीत कर भी ना जीत पाओगे। आप जीत भी जाओगे तो नहीं जीत पाओगे, इसकी आपको पॉलिटिकली कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो खुदा के वास्ते अपने जहन को खोलें और ऐसे लोगों से मशवरा करें जो सियासत को समझते हो। ज़हनी गुलामों से या दौले शाह के चूहों से मशवरा करेंगे तो वही बोलेंगे कमाल हो गया, आज 11 की थी, कल 18 की थी, कल जो 25 करो, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो ये इस तरह की जो लोग बातें कर रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा जो है इन लोगों से और इस सोच के लोगों से, क्योंकि तंग नज़र आदमी कभी बड़े सियासी फैसले नहीं कर सकता। तंग नज़र आदमी जो है कभी इज्तिमाइयत का नहीं सोच सकता। उसका हदफ दूसरा होता है, उसका मकसद दूसरा होता है। इस वक्त इमरान खान को भी आपको ख़त्म करना है। देखिए सियासी तौर पे करें, अगर आप इदारों को इस्तेमाल करके देखिए, ये जो रिपोर्ट आया है, फैसला जो आया है, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी फंडिंग गलत हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं कि कानून के खिलाफ हो रहा था। लेकिन आज जो आप काम करेंगे ये कल आपके गले में पड़ेगा। लेकिन जज्बाती ना हो, इस वक्त आप अपनी हुकूमत को मजबूत और मुस्तहकम करें, ऐसे काम करें जिससे आम आदमी को फायदा पहुंचे, गैर मारूजी मामलात में ना उलझें जिससे ना पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा ना आपको फायदा पहुंचेगा। बाकी जो कसीदा हुआ है उनको करने दें, उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। मैं किसी का नाम नहीं लिया, खुद से कोई समझ जाए तो अलग बात है। चलिए जी हाफिज ताहिर साहब, PDM ने PTI के खिलाफ कानूनी महाज पर सख्त फैसले लेने का इत्तेफाक किया है, जिस तरह फैसल साहब भी कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इतने सख्त फैसले लेने चाहिए इस हुकूमती इत्तेहाद को, या आपको लगता है कि जिस तरह ICL में नाम डाले जा रहे हैं, सख्त फैसले किए जा रहे हैं, ये अब वो मकाफात अमल है जो अब भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, आपने कहा कानूनी फैसले, तो कानून पे तो अमल दरामद होना चाहिए। कानून से तो गैर कानूनी काम किसी को नहीं करना चाहिए। कानूनी काम जो है वो सबको करने चाहिए, कानून के मुताबिक करने चाहिए। उसमें इंतकाम नजर नहीं आना चाहिए, उसमें सियासत का जो एक दूसरे को गिराने का अमल है वो नजर नहीं आना चाहिए।
लेकिन सवाल जो है वो बड़ा अहम है कि ये जो कुछ बताया जा रहा है, इस सारे अमल में फंड तो सारी पार्टियां इकट्ठी करती हैं, लेकिन क्या ये अभी तक कितनी अमाउंट है जो इस्राएली लोगों ने पैसा दिया है, जो इंडियन ने पैसा दिया है? एक तो हुकूमत को वो बता देना, यानी मुस्लिम लीग नवाज या पीटीएम की लीडरशिप को वो अमाउंट बतानी चाहिए कि वो कितनी अमाउंट है, ताकि लोगों को पता चले। फंड तो सारे करते हैं, लेकिन ये बहरहाल मेरे लिए पहले भी जब ये बात आती थी, मैं हमेशा कहता था कि ये एक खबर है कि कोई इस्राएली पाकिस्तान की किसी पार्टी को फंड करे या कोई इंडियन पाकिस्तान की किसी पार्टी को फंड करे इस अंदाज में। तो ये एक अपनी कानून का रास्ता जो है, उसके रास्ते में किसी को रुकावट नहीं बनना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है, और यही आप देखते हैं कि जब आपके हक में कोई फैसला आ जाए तो आप कहते हैं कानून जिंदाबाद, इलेक्शन कमीशन जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, हाँ जी पाक फौज जिंदाबाद, और अगर आपके खिलाफ कोई बात हो जाए तो आप फौरन मुर्दाबाद शुरू कर देते हैं। तो इससे बाहर आना चाहिए सब लीडरशिप को, खा वो हुकूमत में है या अपोजिशन में, जो कानून का फैसला है उसे मानना चाहिए। और अगर नहीं है तो देखिए इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी फोरम है उनको इख्तियार करना चाहिए। ये हो, अगर तो हमने इस मुल्क में जमहूरियत को ताकत देनी है, जमहूरियत इदारों को परवान चढ़ाना है, पार्लिमान को ताकत देनी है, तो फिर तो इस तरफ जाना होगा। और अगर नहीं तो फिर वही कुछ होगा जो इस वक्त हो रहा है। एक फरीक जो है वो कहेगा इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद, दूसरा कहेगा अदालत, तीसरा कुछ और। अभी आप देखें ये जो हमारे जवान शहीद हुए, कोर कमांडर और उनके साथी, उसके के बाद बदबख्तों ने क्या कुछ नहीं शुरू कर रखा है यार। हम ये वतन के शुहदा हैं, ये हमारे लिए कुर्बान हुए हैं, ये अपनी कौम के लिए वो सैलाब ऑपरेशन देखने गए थे। हमें तो उठ के सलाम करना चाहिए, हमें तो बाप को सलाम करना चाहिए जिसने अपने ये बेटे कुर्बान किए। लेकिन हमारे यहाँ सियासत इतना गंद होता चला जा रहा है कि हमें न ये परवाह होती है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो कानून पर हुकूमत को भी अमल करना चाहिए, इसके खिलाफ को भी अमल करना चाहिए। जी इलियास साहब, पीटीआई ने भी संगीन गलतियों की निशानदेही किया है और कल एहतजाज की कॉल भी दी। आपके ख्याल में अब ये जो गवर्नमेंट सोच रही है इमरान खान को नाअहल करवाना, पीटीआई पर पाबंदी लगवाना, ये कितना आसान है उनके लिए? गवर्नमेंट के लिए तो ये है कि गवर्नमेंट के लिए आसान इस सेंस में है कि गवर्नमेंट को एक सारी बनी बनाई चीज़ मिल गई है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मिल गई है। अब इस पर इन्होंने कानूनी मशावरत करनी है कि कौन सी क्लास लगती है जो इस पर कानूनी तौर पर इनका करने है, पार्टी पर बैन लगवाना है या रेफरेंस दायर करना है, उनके फंड्स जो हैं जब्त करवाने। जो गवर्नमेंट को समझ लगती है, गवर्नमेंट ने कल से तो कर रही है, मशावरत कर रही है आपस में कि इन पर क्या किया जाए इनके ख़िलाफ़। उनके यही बात अभी तक आई कि रेफरेंस दायर किया जाएगा, पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी हुकूमती सतह पर। अब वो इलेक्शन कमीशन ने जो करना था वो नोटिस तो कर दिया, नोटिस करने के बाद उनका तो काम ख़त्म हो गया, बस अब गवर्नमेंट का काम शुरू हो गया। गवर्नमेंट के लिए एक आसान हो गया कि उनके लिए एक बहुत बड़ा टारगेट था कि उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, तो उनके लिए आसानी हो गई कि फॉरेन फंडिंग का केस है जो ममनुआ फंडिंग हुई है कंपनियों के मिल गई, अब उसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो रेफरेंस दायर करें कि इनके खिलाफ जो भी करना है। अब ये तरीकाकार इनका है कि वो क्या रेफरेंस दायर करते हैं, किस तरह करते हैं, इसको ममनुआ फंडिंग को किस तरह लेते हैं। तो ये जो बाकी है कि इनके लिए बड़ा एक आसान, गवर्नमेंट के लिए एक टारगेट है, गवर्नमेंट के पास ये एक अच्छी, ये इत्तेहादी जमातों के लिए एक अच्छा टारगेट मिल गया इनको। लेकिन अब जो पीटीआई की जानिब से इस बात को तो वो ले ही नहीं रहे, कह रहे कि ये मामूली सी बात है, ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इसके बारे में वो जो जिन लोगों से फंडिंग करवाई है वो लोगों से अब वो बयानात ले रहे हैं ताकि उनको बताया जाए, सबूत पेश किया जाए वो पाकिस्तानी लोग थे जिन्होंने फंडिंग की है। वैसे सोशल मीडिया पर तो चल रहा है कि इस तरह की बातें चल रही हैं कि इस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन बहरहाल ये तो अब अदालत में इनको साबित करना पड़ेगा कि जाके एक फोरम था, पहले भी फोरम था इलेक्शन कमीशन में, ये जाके अपना केस अच्छी तरह से पेश कर सकते थे, बता सकते थे कि ये मसले जो सवालात उनसे उस वक्त होते थे तो उनको बता सकते थे, बल्कि उसके बारे में जो इसकी वो हुई थी, इसका स्क्रूटनी हुई थी, उस स्क्रूटनी में बड़ी अच्छे तरीके से अपना बता सकते थे। नहीं बताया तो तब ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनी, स्टेट बैंक ने बनाई, इनके दौर में ही बनी, इनके दौरे हुकूमत में ही बनी है ये सारी रिपोर्ट।
ठीक ठीक, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। ज़ाहिर है आपको वहाँ पर साबित कर सकते थे कि आपका फंड्स कहाँ से आते हैं। क्या हुकूमत इमरान खान को नहल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बतौर पार्टी पाबंदी लगवा सकती है या नहीं? एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे। आज हमारा दूसरा बड़ा सवाल होगा, डॉलर में रिकॉर्ड कमी से महंगाई पर भी कोई फ़र्क पड़ेगा? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गवर्नमेंट की जानिब से तमाम पेशी शराइत पूरी करने के बाद IMF ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली की यकीन दहानी कराई है और रवां हफ्ते IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मुतवक्के है जिसमें पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्ज देने की मंजूरी दी जाएगी। IMF की यकीन दहानी के बाद रुपए की कदर में रिकॉर्ड बेहतरी देखी जा रही है। डॉलर एक ही दिन में 12 रुपए तक नीचे गिर गया और 226 रुपए तक आ गया। स्टॉक मार्केट में भी तेजी देखने में नजर आ रही है और आज कारोबार में 900 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। ये पेशरफ्त अपनी जगह ठीक, लेकिन इस वक्त नाज़रीन मुल्क में महंगाई की शरह 14 साल की बुलंद तरीन सतह 25% तक पहुंच गई है और खाने पीने की चीज़ें आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। इस पर भी हुक्मरानों की तवज्जो की ज़रूरत है और इसी से मुतल्लिक हमारा ये दूसरा बड़ा सवाल है। फैसल साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल ये है, जिस तरह से रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई है, डॉलर को रिवर्स गेयर लग गया। सवाल आपके सामने ये है कि आप समझते हैं कि इस सारे प्रोसेस से महंगाई पर कोई फ़र्क पड़ेगा? आम आदमी को कोई रिलीफ मिलेगा? नहीं, एक तो हुक्मरानों को तो तवज्जो की ज़रूरत कैसे, जो आपने अभी बात की, हुक्मरान तो बताया ना, उन्होंने अभी सुबह से अब तक 11 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, कल 18 की थी, कल उसका भी आज का भी रिकॉर्ड जो है वो तोड़ देंगे। हुक्मरानों का फोकस तो वो अवाम नहीं है, हुक्मरानों का फोकस तो ये है कि इमरान खान को जो है वो चित करना। अच्छा चलो यही कर लो, वो भी नहीं कर पा रहे, वो काम भी नहीं कर पा रहे। देखिए महंगाई का जो मैकेनिज्म है ना, महंगाई ख़त्म करने का इस मुल्क में मैकेनिज्म ही नहीं है। मैं यही बात हम इमरान खान के दौर में कहते थे, यही बात जो है हम अभी करते हैं, नहीं होगी महंगाई ख़त्म, कुछ भी कर लें, मैकेनिज्म नहीं है इस मुल्क के अंदर। ये जो मैकेनिज्म है ये हुक्मरानों की ताकत को चैलेंज करता है, इसलिए मैकेनिज्म नहीं बनाते। वही अब आप बात करेंगे बल्दियाती, हमारे आमिर भाई को बुरा लगेगा, महंगाई कंट्रोल करने का इख्तियार आपको गली मोहल्ले के नुमाइंदों को देना होगा, जब तक आप नहीं देंगे वो नहीं कर सकते। अच्छा पहले दूसरी महंगाई ये जो डॉलर से जुड़ी हुई है, जो पेट्रोलियम मसनूआत से जुड़ी हुई है, उसके लिए हुकूमत को जो है वो पॉलिसियाँ बनानी पड़ी, कोई पॉलिसी नहीं है। अच्छा अभी आप देखें इसमें तो सही शर्त सही है, हकीकत है कि डॉलर गिर रहा है, कल और डॉलर गिरेगा, जब IMF की जो किस्त आ जाएगी तो गुमान किया जा रहा है कि 200 से भी नीचे आ जाएगा। लेकिन इस वक्त आपकी सारी इम्पोर्ट जो है वो रुकी हुई है, आपकी जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो इस वक्त रुकी हुई है। जो जेन्युइन हल है वो ये है कि आपने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, कोई पॉलिसी हुकूमत की तरफ से नहीं आई। जेन्युइन हल ये है कि आपने अपनी इंपोर्ट को कम करना है, कोई हुकूमत की तरफ से पॉलिसी नहीं आई। 50 आइटम पे पाबंदी लगाई, एक हफ्ते के बाद उन पे जो है वो उन आइटमों से पाबंदी हटा ली। भाई लगाई क्यों थी और हटा क्यों ली, दोनों वजूहत बताओ, दोनों वजूहत बताएं कि हमने लगाई इसलिए थी और हटाने की वजह जो है आप बताएं उसको। लेकिन फिर आपका सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट बिल है वो आपका एनर्जी सेक्टर खा रहा है। आपने जब तक इस मुल्क का जो इम्पोर्ट बिल आप कम नहीं करेंगे, वो जब तक मसाइल को आप हल नहीं कर सकते, सही मानों में एड्रेस नहीं कर सकते, आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी, अपना इम्पोर्ट बिल करना होगा, एनर्जी के ऑल्टरनेट जराए आपको तलाश करने पड़ेंगे। आपकी तो सारा जो डॉलर ये एनर्जी बिल खा जाता है। आज वो IMF की किस्त आ गई, ये पैसे चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, कितने अरसे इस पैसों को जो है आप रोक सकेंगे। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को भी, पाकिस्तान के रियासती इदारों को भी एक जो शहबाज शरीफ साहब की तजवीज़ थी ना मिसाक मईशत वाली, ये वक्त है इस मुल्क को बचाने के लिए, एक आम इंसान को बचाने के लिए खुदा के वास्ते बैठो, अपने इख्तिलाफात दूर करो और एक मिसाक मईशत करो। ये पूरा पाकिस्तान जो है वो आप लोगों की तरफ देख रहा है। ठीक जी, हाफिज ताहिर साहब, अब रुपए की कदर बेहतरी दिखाई दे रही है, रुपए की कदर में डॉलर सस्ता हो रहा है। अब आपको लगता है जिस तरह फैसल साहब कह रहे हैं कि एक मिसाक मईशत होनी चाहिए, जो जब अपोजिशन में थे शहबाज शरीफ साहब तो उन्होंने ऑफर किया था इमरान खान साहब को मिसाक मईशत की। अब ये आम आदमी को आपको लगता है कोई रोड मैप है गवर्नमेंट के पास, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? देखिए ये जो मिसाक मईशत है ये तो पता नहीं कब से हम कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल कहा था, और अगर ये आप नहीं करेंगे तो कब तक आप दोस्तों से मांगते रहेंगे, कब तक आप भीख मांगेंगे। अभी आपके सामने है, बड़ा शोर डाला था हमारे कुछ दोस्तों ने, लेकिन उनसे सवाल ये है कि 2018 हो या 2022 हो, बात तो जनरल बाजवा को ही करनी पड़ती है। तो आप उसके नतीजे में आज आप देखें
कि 15-16 रुपए नीचे आ गया है डॉलर, और भी आ जाएगा अगले 2-3 दिन में। उम्मीद की जा रही है कि और दोस्त ममालिक से भी कुछ अच्छी खबरें आ जाएंगी। लेकिन आखिर कब तक, सवाल तो ये है ना कि कब तक आप मांगते रहेंगे, कब तक आप जो है अब जो है कभी IMF के दरवाजे पर जाएंगे, कभी सऊदी अरब, कभी चीन, कभी अमारात, कभी। हमें खुद सोचना होगा। और हमारा जो बिजनेसमैन है, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा बिजनेसमैन कुछ देने को तैयार नहीं है, उसने कमाया बहुत है, लेकिन वो जो बड़े बड़े हमारे लोग हैं क्यों नहीं तय करते कि हम अपनी जो जायदादें हैं, अपने जो मालो असबाब है जो इस कौम से बनाया है, हम इसमें से 10% आइए मिलकर पूरा मुल्क और कौम के जिन जो साहिब सरवत लोग हैं अपने मुल्क के लिए वक्फ करते हैं। लेकिन मुमकिन है वो भी तैयार हो जाए, लेकिन उसको दे किसको, फिर उसके ऊपर पहरेदारी कौन करेगा? बिल्कुल। तो आप सबको मिलकर बैठना होगा, सियासी क़यादत को मिलकर बैठना होगा, मजहबी क़यादत, आपका बिजनेसमैन, आपके मुतवस्सित तबके के नुमाइंदे, मीडिया, सब बैठे सोचें कि कब चलिए 3 महीने आप ये मांग के गुजार लेंगे, फिर आगे क्या होगा, फिर अगले। अभी आप सैलाब की सूरत हाल में देखे ना लोगों के साथ क्या हो गया है, कितने % लोग निकले हैं उनकी मदद के लिए। आर्मी के जवान आपको नजर आते हैं वहां पर, आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी नजर नहीं आती है। पहले 4-5 दिन आप देख ले क्या हाल हुआ है जब तक वजीर आजम साहब नहीं गए बलोचिस्तान। उसके बाद मुमकिन है, और वो जो अपने आप को नुमाइंदा जब बरात उठानी होती है तो वो कौम के नुमाइंदा होते हैं, जनाब ये MNA साहब है, ये फलाने साहब है, ये सरदार साहब है, ये नवाब साहब है। कोई नजर आया आपको कौम के बच्चे पानी में जो है वो बह गए, मवेशी बह गए? कोई मुझे बता दे कि कोई सरदार, नवाब, वडेरा कोई नजर आया हो हमें कि जी ये अपनी कौम के साथ खड़ा हुआ था और इसने कोशिश की है। वहाँ पर आपकी फौज मईशत बहाल कराए तो उसके लिए भी फौज है, और सैलाब आ जाए तब भी फौज है, और बाकी कुछ है। खुदा के लिए मिल बैठो। मैं अब तो चूंकि यहाँ इतना एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी हो चुकी है कि ये भी तस्वुर जो है वो कौन बिठाए, ये भी एक तस्वुर बन गया है। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी मईशत, अगर मोहम्मद बिन सलमान जो है वो 106 अरब डॉलर अपने मुल्क के बड़ों से ले सकता है अपने मुल्क के लिए, तो क्या पाकिस्तान में लोग नहीं देंगे? जब पाकिस्तान साहब रहा है निज़ाम अदल को कोई कायम कर जो है उसके हालात भी सामने है, तो जाए कहाँ वाली सूरत हाल है। इसलिए अपने लिए ही सोच लो, चूंकि हुकूमत हमारे ऊपर करनी है तो ये लीडरशिप अपना ही सोच ले कि जिनकी हुकूमत करनी है उसका ही कुछ सोच ले हम। सही जी। आमिर साहब, डॉलर में रिकॉर्ड कमी से महंगाई पर आपके ख्याल में कोई फ़र्क पड़ेगा, या आवाम को रिलीफ देने के लिए जिस तरह एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सियासी क़यादत का बैठना ज़रूरी है? देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि बैठ जाएं, और मिसाक मईशत की बात शहबाज शरीफ ने अब भी 2 दफ़ा की है, 3 दफ़ा की है जब वज़ीर आज़म बने हैं। लेकिन जो नहीं बैठ रहे वो उस वक्त वज़ीर आज़म बन के नहीं बैठ रहे थे और अब भी नहीं बैठ रहे, और वो हैं इमरान खान। अब जो जहनी तौर पे लालू खेत से फैसल साहब हमारे बाहर नहीं आते, क्योंकि मैंने 11 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जब सुनाई थी तो उसके साथ कुछ बात भी डिटेल से की थी, लेकिन चूंकि बंद दिमाग है वहीं पे रुक गया कि 11 फंस गई इनको वहीं फंसा रहने दे। अब मैं आपको बताता हूँ, इशू ये हुआ है कि IMF ने कहा है कि हमारी चीज़ें तैयार हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पैसे दे रहे हैं, उन्होंने साथ एक नई शर्त लगाई है, पॉजिटिव शर्त भी है इस सेंस में, उसमें मैं ताहिर अशरफी साहब ने बहुत जज्बाती गुफ्तगी की है, वो उसका भी मैं जवाब भी दूंगा। उन्होंने ये कहा है कि जो 4 अरब डॉलर का गैप है ना हमारे पैसों के साथ, वो कौन पूरा करेगा? आपके जो दोस्त ममालिक हैं जो आप हमें कहते हैं उनसे एश्योरेंसेस हमें बताएं, यानी सऊदी अरब, UAE, कतर, इन 3 मुल्कों के साथ आपकी जो तय हुई है वो हमें गारंटी कराएं कि हम जो पैसे देंगे, क्योंकि फिर भी आपका फिस्कल गैप एक रहना है, तो वो क्लियर करें। मार्केट में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इसलिए आया है कि एक तो जो आपके दरामदात का काम था, बरामदात वाले थे, सारे पैसे रोक के बैठे हुए थे, वो कुछ रिलीजेज हुई हैं 1 जुलाई से 31 जुलाई के बाद, वो आया है। एक असर ये हुआ कि बिल्कुल एक पहला पहलू ये होता है कि जी आपको IMF ने कहा है कि आपने पेश की शराइत पूरी कर दी, ये पहले गवर्नमेंट कह रही थी, अब वो कह रहे हैं। फिर मैसेज ये है, अब मिलिट्री डिप्लोमेसी की मजबूरी ये है कि जब आपने एक नया डिज़ाइन 2018 में RTS बनाया तो आपकी मजबूरी थी मिलिट्री डिप्लोमेसी करते, आप उनको पैसे ला के देते, क्योंकि 16 से तबाही शुरू हो गई थी। अब भी मजबूरी वही थी कि वही फितना जो नहीं काबू हो रहा था, अब बार बार आपके काबू में नहीं आ रहा था, उसको सेट करने के लिए आपको फिर जाना पड़ा। अब ये जो न्यूट्रल होना है
ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक दफ़ा बिठा के, हम ये नहीं कह रहे कि आप गायब हो जाएं, आप कभी गायब हुए ही नहीं हैं, ना होंगे, लेकिन ये मुल्क है ना, सबको चलाना है। बलूचिस्तान है ही आपके पास, तो आप गए, हमारे जवान, हमारे भाई, हमारे बड़े छोटे सब शहीद हुए, उसको कोई क्वेश्चन नहीं करता। जिन बेगैरतों ने क्वेश्चन किया है, जिन्होंने जवाब लिखे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के निशान भी लगाए हैं। वो फितना जो गरी आपने शुरू की है किदारे के खिलाफ, उसके निशान आपको बार बार नजर आएंगे, क्योंकि आपने लोगों को ट्रेंड कर दिया कि मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। उनका इलाज होना चाहिए कि ऐसी छूट भी पाकिस्तान के अंदर जो बैठा है, बाहर से जो करता है करे, यहां पे नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदारी, गलतियां, सब फोकस आपको मानना पड़ेगा। जैसे 40 साल बाद आपने कहा कि हमने जो बोया हम उसको काट रहे हैं, हमने जो गलतियां की उसको हम सुधार रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर भी आपको करना है, क्योंकि ये जो इस तरह की बातें होती है ना, जज्बाती करने से, फलां ये बोल रहा है, फलां बोल, नहीं, अब सबने गलतियां कर ली हैं, सबको ही ठीक करनी होंगी। हम सबको एक इस सेंस में उस पेज पे आना होगा जो पाकिस्तान पेज है। आप मिलिट्री और फौज की क्या जो सिविलियन की आदत है उसको वन पेज ना कहें। वन पेज तब बनेगा जब पाकिस्तान के ऊपर सब लोग अपनी अपनी अना को छोड़ के बैठें या बिठाएं, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप ये पैसे भी ले लेंगे, 26-25 अगस्त को IMF का बोर्ड भी दे देगा, डॉलर डाउन भी हो जाएगा, फिर सूबाई हुकूमतें अलग हैं, मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा आपको कि हाँ जी, जैसे गाड़ी वालों ने डॉलर चढ़ने पे कीमतें चढ़ाई हैं, आपका डॉलर जब, अगर हम अल्लाह करे कि जो हम बात कर रहे हैं वो अगर 31 अगस्त को हम ये देखें कि हाँ एक डॉलर साइजेबल डाउन हुआ है, तो फिर हमें इन सब के साथ बैठना होगा। उसके नतीजे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का असल फायदा भी मिल सकता है अगर डॉलर डाउन होगा, क्योंकि अगर दुनिया में डॉलर डाउन हुआ और पेट्रोलियम, क्योंकि खरीदना तो हमने डॉलर में, हमारे पास महंगा था, तो अब आपको 15 को शायद ये अगर ट्रेंड रहता है तो 15 को आपको बढ़ाना नहीं पड़ेगा, 31 तारीख को आपको 10 रुपए की लेवी तो लगानी है। लेकिन अगर आप डॉलर डाउन कर गए और पेट्रोलियम की कीमतें जो दुनिया में डाउन हुई हैं उसका फायदा आम आदमी को होगा, तो फिर मिलके आपको कीमतों को गिराने के लिए सबके साथ बैठना होगा, क्योंकि कुट्टी करके ना कोई अकेला कोई फैसला नहीं कर सकता कहीं पे भी। जी इलियास साहब, आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? देखें, यहाँ हमारे तो एक ही रिवाज है कि मुल्क में कीमतें बढ़ गई तो फिर उसके बाद कोई कम मुश्किल से ही होती हैं। इसके लिए जैसे आमिर साहब कह रहे हैं कि मिल के बैठ के इनके साथ बैठ के इनसे कीमतें कम करवाने हुए, जैसे पेट्रोल की मसनूआत जो कीमतें कम होती हैं तो उसके लिए आम आदमी को फ़ायदा होगा, तो ज़ाहिर है इससे इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा, एग्रीकल्चर को भी, सेक्टर को फ़ायदा होगा। तो जो कीमतों में इजाफा हुआ तो उसको मिल बैठ के कोई मैकेनिज़्म ऐसा बनाया जाए कि कीमतों में कमी लाई जा सके, जैसे ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी। ज़ाहिर है इस तरह तमाम जो प्रोडक्टिविटी जो है, आपकी कॉस्ट जो बढ़ गई है उसको कम लाने के लिए आपको कोशिश करनी होगी, क्योंकि ये आम तो वैसे नहीं कोई कम करने लगा। कीमत को कम करने के लिए गवर्नमेंट का ज़रूरी है, गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग ज़रूरी है, और उस मॉनिटरिंग से चीज़ें कम होंगी। जैसे आज IMF के साथ तो वो हो चुका है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है, तो अब आपने जो उनकी तरफ से कंडीशनलिटीज़ हैं वो पूरी करने के लिए आपने बजट में काफ़ी टैक्सेस लगा दिए हैं, तो उनकी जो पूरी हो रही हैं शर्तें और जो बाकी फिस्कल गैप है उसको पूरे करने के लिए इनको करना है। तो बाकी इनको एक लेटर ऑफ इंटेंट जारी होगा, उसके बाद बोर्ड मीटिंग में इनको जारी कर दिए जाएंगे फंड्स वगैरह। फिर उसके लिए ये है कि हर 3 महीने बाद इसका देखना पड़ेगा ये सारा। तो एक ये जो एतमाद की फ़िज़ा पैदा हुई है, चाहे देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है लेकिन $1 कम आया है, तो चलें इससे जो है जो हमारी इंपोर्ट थी जो महंगी हुई थी उसमें कमी आएगी। तो इसके इम्पैक्ट्स लाने पड़ेंगे अगले महीने में। गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट को अपनी क्रेडिबिलिटी बेहतर बनाने के लिए ये इकदाम करने चाहिए। चलें हालात साजगार हुए हैं तो उसको बेहतर आवाम तक मुंतकिल करने चाहिए, कीमतों में कमी ला। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, अगर में कमी हुई है तो महंगाई में भी फ़र्क पड़ना चाहिए, आम आदमी को रिलीफ मिलता हुआ नजर आना चाहिए। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। नाज़रीन ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा नैब कवानीन से मुतल्लिक होगा। हम सवाल ये रखेंगे, नैब कवानीन में तरमीम एहतसाबी अमल मुअस्सर हुआ या गैर मुअस्सर? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे नैब के इख्तियारात जो मजीद कम कर दिए गए हैं। कौमी असम्बली से बिल भी मंजूर हो गया। नैब को 5 करोड़ से कम करप्शन सरकारी एजेंसी से मदद लेने से रोका गया है। सदर से जजेस की तकर्री का इख्तियार भी वापस, और हाई कोर्ट निगरानी भी नहीं कर सकेगा। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाज़रीन ये इल्ज़ाम लगाया कि नैब के मुल्ज़मान NRO प्लस लेने के लिए नैब को गैर मौसर कर दिया है उन्होंने। इसी से मुताबिक हमारा सवाल है, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करूँ, आपके ख्याल में ये जो नैब कवानीन में तरमीम की गई है इससे आप समझते हैं कि एहतसाबी अमल मुअस्सर हुआ है या गैर मुअस्सर?
देखें, ये चूँकि एक तवील अमल इमरान खान साहब के और जस्टिस जावेद इकबाल साहब का जो नैब का इंतकामी रवैया था मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद उससे भुगत के आया है। इन्होंने बेशक वो कहें कि जी नैब से बचत करा दी, फलां करा दी, लेकिन वो इमरान खान और उनके साथियों की बचत हुई है। ये सारे भुगत के आए हैं। इनमें से कोई नहीं बचा जिसने जस्टिस जावेद इकबाल और जो नैब डीजी लाहौर थे स्पेशली उनको भुगता ना हो, तानाजनी ना भुगती हो, बेइज्जती ना भुगती हो। इन्होंने बहुत अच्छा किए कि जहां अफसर काम करने के लिए तैयार नहीं थे, पाकिस्तान के फैसले होने चाहिए थे, वहां पे वो कहते थे पहले इन नैब वालों से पूछ लें क्योंकि फिर ये हमें उठा के ले जाते हैं। पहला मरहला वो था। आज जो किया है वो एक आप समझे कि एक रूटीन की कार्रवाई है कि जी इससे बड़े केस पे ये चूँकि ना हाउसिंग सोसाइटी के प्लाट में घुस जाते थे। छोटी छोटी हाउसिंग सोसाइटियों ने काम किए होते हैं जहां डीसी लेवल का अफसर काम करता था। हर जगह पे नैब ने अफसरों ने प्लॉट लिए हैं। असल इंक्वायरी ये होनी चाहिए कि जितनी हाउसिंग सोसाइटियां नैब के अंडर आई उनमें से इनके लोगों के, इनके रिश्तेदारों ने कितने कितने प्लॉट लिए। कई जगह पे तो इन्होंने लीगलाइज किया, नैब ने मुआहदे करके कि जी आप नैब के अफसरों को प्लॉट दे दें। ठीक, इलियास भाई हंस रहे हैं। इन्होंने दर्जनों प्लॉट एक एक बंदे ने उठाए हैं। आमिर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसके पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबको सजा के मुकमका करते थे कि हमें ये शिकायत आई है, क्योंकि कोई ना कोई सोसाइटी का मेंबर जाके बता देता था प्लॉट का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कि ये काम हुआ है। और इन्होंने धंधा बनाया, पिंडी में बनाया, इस्लामाबाद में बनाया, लाहौर में बनाया, कराची में, मुल्तान में, ये हर जगह घुसे। हाँ, एक काम आज गलत हुआ है। इन्होंने जो हाई कोर्ट की निगरानी को खत्म किया है ना, आर्टिकल 203 है, वो ओवर साइटिंग की हाई कोर्ट को इजाजत देता है। आप ला से नहीं उसको रोक सकते। मेरा ख्याल है उस पे इनको नजरसानी करनी पड़ेगी, वरना वो आप आइन से ऊपर कानून नहीं बना सकते। वो मौसर होगा ही नहीं, ना हाई कोर्ट हटेगी उस काम से। वो निगरानी उन्होंने करनी है। हाँ, उस काम को जरूर रोकना चाहिए जो नैब ने शुरू किया था, और उसके अंदर अदालतों को जिस तरीके से उसको करते थे, जाके एक एक बंदे से एहतसाब अदालत के लोग, मैं ये सिर्फ एक इंक्वायरी हो जाए, मैं करूंगा बात इनसे, वजीर कानून से भी, वजीर दाखिला से भी, कि नैब के लोगों का और एहतसाब अदालतों के लोगों का, इनके लोगों ने कितने प्लाट हाउसिंग सोसाइटियों से लिए हैं, आपको नैब के हिसाब का पता चल जाएगा। जी हाफिज ताहिर साहब, आपके ख्याल में ये जो नैब के इख्तियारात को मजीद कम किया, पीटीआई ये कह रही है कि एनआरओ प्लस लेने के लिए नैब को गैर मौसर कर दिया है हुकूमती इत्तेहाद ने। आप समझते हैं कि एहतसाबी अमल मौसर हुआ, या आपके ख्याल में जिस तरह पीटीआई कह रही है गैर मौसर हो गए? देखिए, गुजारिश ये है, अगर हम देखें बहुत सारे केस हैं जिनमें आसन इकबाल साहब हैं, आहद शर्मा हैं, इन लोगों के, यानी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि यार ये सियासी तौर पे आपके मुखालिफ हो सकते हैं, लेकिन ये करप्ट नहीं हो सकते, ये करप्शन नहीं कर सकते। तो मेरा तो अपना ख्याल है कि पहले तो ये पता करना चाहिए कि नैब ने खर्चा कितना किया और रिकवर कितना किया, कितने केस अब तक नैब ने दर्ज किए, कितने उनमें से फाइनल हुए और कितने अभी तक रास्ते में हैं। इज्तिमाई अगर तौर पर आप देखें, अवामी तौर पर जो नैब के बारे में राय है वो ये है कि कुछ भी नहीं होता। आप तारीखें, जेलें, उसके नतीजे में आगे क्या है, सिफर है। तो अगरचे चाहिए तो ये था कि ये सारे मिलकर बैठते और फिर हिसाबी निज़ाम जो है आपका, आपके मुल्क का, उसकी इस्लाह और उसमें इस्लाहात, ये वक्त की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि अब इस वक्त जो इस्लाहात करने वाले हैं, तरामीम लाने वाले हैं, वो सारे के सारे उसी इदारे के यहाँ बेचारे रात दिन गुजार चुके हैं, कुछ जायज कुछ नाजायज जो कुछ भी है। तो इसलिए इस पर आवाज तो उठेगी, लेकिन ऐसा काम करना चाहिए जिससे इदारे ताकतवर बने, मौसर बने। और ये जो कुछ कह रहे हैं आमिर इलियास राना साहब, मैं इसकी 100% नहीं 1 करोड़ फीसद तायीद करता हूँ कि सूरत हाल तो ऐसी है, कोई इनका एहतसाब भी करे, कोई इनसे भी कुछ पूछ ले, तो मेरा ख्याल है बहुत सी हक़ाइक़ जो है और वाज़ेह हो जाएगी। जी इलियास साहब, बिल्कुल जी, ये जो बात जो कर रहे हैं और हम बिल्कुल इससे मुत्तफिक हैं कि कौन जिनकी वेल्थ है वो डबल से तिगनी चौगनी हुई है, और इन किनको बेनिफिशरीज कौन हैं इनके सारे, ये सारा पता चल जाएगा। इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसकी रिपोर्ट बनेगी तो उस रिपोर्ट में पता चल जाएगा कि एहतसाब के नाम पर ये क्या करते रहे। ज़मीनों का कारोबार, प्रॉपर्टी हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह, बल्कि उनको लीगलाइज करने के लिए इनको बड़ी मदद करती रहे नैब की जानब से। नैब की जानब से लोगों को अगरचे पैसे दिलाएगी, लेकिन वो पैसों में वो उसको फ़ायदा
फ़ायदा कई लोगों को हुआ। बहरहाल इसके लिए जो कवानीन है गवर्नमेंट आई थी, इसीलिए उनका एक टारगेट था कि वो इसको जो चीज़ें वो तरामीम करें जो कि वो कह रहे थे कि बहुत ही डिफरेंट थी, जो कि लोगों के लिए साथ बड़ी सख्त थी। तो वो जाहिर है 5 करोड़ वगैरह से किसी इदारे से मदद ना लेना, ये तमाम मामला, तो फिर एहतसाब किस तरह होगा जब सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करेगी अगर तो किस तरह एहतसाब होगा। तो एहतसाब तो करने के लिए मालूमात शवाहिद इकट्ठे करने के लिए काम तो करना पड़ेगा। नैब की जानिब से पहले ही जो शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं वो पूरे ही नहीं पड़ते। अदालतों में जाके देखें, उनसे जो इनके IOs होते हैं वो सही तरह केस ही नहीं फाइट कर सकते, जिसकी वजह से लोग बाहर आ जाते हैं। कोई मसला मुल्क का पैसा है वो डूब गया, कोई मसला नहीं। जिस तरह गुज़िश्ता 3.5-4 साल से यही होता रहा, एहतसाब के नाम से पेशियाँ आनियाँ जानियाँ और ये फंड सिक्योरिटी के नाम पर खर्च होते रहे। बाहर के मुल्क जा रही हैं टीमें, सबूत इकट्ठे करने जा रही हैं, कोई जो सबूत लेके आए उसमें कुछ हुए, ये जी हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन उसमें पैसा ही लगा मुल्क का, सही कोई हुआ तो नहीं इन्वेस्टिगेशन। जी फैसल साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं नैब कवानीन में तरमीम को? तो देखिए, नैब एक बतौर इदारा तो इसमें कोई बहस नहीं है कि एक नाकाम तरीन इदारा जो है वो साबित हुआ। सिर्फ नाकामी होता तो शायद काम चल जाता, बड़ा जालिम और शफाक इदारा भी जो है ना वो साबित हुआ। इन्होंने सियासतदानों के साथ जो किया उनकी तो बात ही नहीं करते, वो खुद भी जालिम और शफाक की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इन्होंने आम इंसानों के साथ जो जुल्म किए ना, अगर वो कभी दास्तानें सामने आ गई तो रूंगटे खड़ी कर देने वाली दास्तान है। लोगों की पूरी ज़िंदगियों की जमा पूंजियाँ इनके अफसरान जो हैं वो ब्लैकमेल करके और अफसरान के साथ मिलके जो ये लोग खा गए। कभी इस मुल्क में नैब के अफसरान का एहतसाब हुआ तो अब इतनी बड़ी जो करप्शन की दास्तानें सुनते हैं ना, हम भूल जाएंगे कि जो इन लोगों ने दास्तानें करप्शन की जो है रकम की हैं, ये इस मुल्क के निज़ाम का जबर है कि इस मुल्क में हर ताकतवर आदमी जो है ना गुंडा बदमाश बन के जो है ना वो लूट मार शुरू कर देता है। लेकिन इस हुकूमत की नीयत क्या है? खाली नैब को कमज़ोर करना था या करप्शन को रोकने के लिए कोई मौसर निज़ाम लाना था? इस मुल्क में करप्शन तो होती है, इस मुल्क में हर शख्स हस्बे तौफीक चोर और लुटेरा तो है। उस पर आपने नज़र रखने के लिए कौन सा मैकेनिज़्म बनाया? नैब ख़त्म कर देना मसले का हल नहीं है इस मुल्क, लेकिन बना नहीं सकते। बनाने वालों के अपने हाथ जो है वो साफ नहीं है। लेकिन बहरहाल नैब का जो जुल्म है, नैब के मामलात की जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात करेगा कौन? इस मुल्क में तो कोई जितने भी तहकीकाती तफ्तीशी इदारे हैं इस मुल्क में, चाहे वो FI हो, नैब हो, एंटी करप्शन हो, दीगर इदारे हो, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है ना लूट मार होती है, यहाँ सिर्फ धंधा होता है। अब एंटी करप्शन सिंध का है, आप यकीन करें जो स्कूल टीचर है ना वो डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर लगे हुए डेपुटेशन पर आए हुए। और किस लिए आया स्कूल टीचर? भाई तेरा काम बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ा। यहाँ क्या करना है? सिर्फ धंधा करने। ये कुछ जो है ना वो नैब में हो रहा था। नैब में भी पोस्टिंग के लिए लोग सिफारिशें लगा रहे थे कि हमें नैब में भेज दो। जी कभी बहरहाल इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम आया तो फिर नैब की दास्तान भी, ये कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।